हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर फिर से देखेंगे चैप्टर नंबर 2 एवलिन, जो अपनी क्लास 12 इंग्लिश लिटरेचर क्लैडोस्कोप बुक से है। और इस चैप्टर को लिखा है जेम्स जॉयस ने, जिनका बर्थ जो है वो 1882 के अंदर हुआ है और ये डाई हुए थे 1941 के अंदर। तो एक्चुअल में सिंपली यहाँ पर दिखा रखा है, ये ऑथर है जेम्स जॉयस। और पहले इनके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद चैप्टर के बारे में जानेंगे। और पहले ही ऑथर के बारे में हम जान लेते हैं बिना किसी देरी के साथ। एक एक्चुअल में स्टूडेंट देखने वाले जो होते हैं सारे के सारे ये देखते हैं बस जो काम की बात है वो मिल जाए। तो मैं यहाँ पर काम की बात जो है वो आपको ऑथर के बारे में बता के उसके बाद डायरेक्ट स्टोरी पे आऊँगा। और इस वीडियो को एंड तक देखना। इसके अंदर मैंने बहुत सारे पिक्चर्स का इस्तेमाल किया है, ये सारे पिक्चर्स जो है और भी बहुत सारे पिक्चर इसके अंदर साथ साथ में लेसन को बताते वक्त जो भी ऐसा लगता है कि ये वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चीज़ दिखाना, ठीक है। तो देखने के साथ साथ अपना क्या हो जाएगा कि अपने को बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो वीडियो को बीच में बंद न करें और पूरा वीडियो को कंप्लीट देखने की कोशिश करें। आपने एक बार देख लिया तो आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। अगर आपने फिर से एक बार रिवीजन कर लिया तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। यानी कि इंपॉर्टेंस ये है कि एक एक लाइन को बारीकी से समझाया हुआ है, बिल्कुल किसी बात की टेंशन नहीं लेना है और पूरा चैप्टर आपको समझ में आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसमें एवलिन नाम की 19 ईयर्स की ओल्ड गर्ल है। और ये जो 19 ईयर्स ओल्ड गर्ल है उसमें देख सकते हैं आप कि किस तरह की मतलब सोच होती है अपनी। और ये किसी एक फ्रेंड नाम के लड़के के साथ भाग जाना चाहती हैं और घर से काफ़ी परेशान है। और आपको बहुत मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। और ये भागती है या नहीं भागती है इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे। लेट्स स्टार्ट नाउ। जेम्स जॉयस इज द मेजर लिटरेरी फिगर ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 17th सेंचुरी। यानी कि 20वीं सदी के फर्स्ट जो क्वार्टर टाइम होता है, यानी कि 1901 से लेकर 1925 तक, 1925 तक, यानी कि 1900 जस्ट ए सेकंड 1901 से लेकर 1925 के बीच का मान सकते हैं। या इसके तीन भाग कर लेते हैं 1933 तक का मान सकते हैं। ये जो होता है वो क्वार्टर टाइम मान सकते हैं, ये बेसिक टाइम होता है। और क्वार्टर होता है चौथा हिस्सा, यानी कि चार जो साल का जो 100 सालों में से चौथा मान होता है वो होता है। और जबकि किताबों में ऐसे तिहाई वगैरह लिख दिया जाता है तो वो पता नहीं कैसे क्या कैलकुलेशन लगाते हैं, लेकिन इसका राइट कैलकुलेशन यही है जो इसके अंदर बोला है। ये उस टाइम के ए मेजर लिटरेरी फिगर, यानी कि ये जो लिटरेरी जो लिखते थे, ठीक है, तो उसके अंदर ये बहुत ही मुख्य थे। उस टाइम ये पीक पे थे, इनका एक पीक का टाइम था लिखने में, ये काफी ज्यादा ही फेमस थे, ये बहुत अच्छा लिखते थे, इनकी स्टोरी बहुत अच्छी होती थी, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी। He is known for his bold experiment, और वो जाने जाते थे अपने साहसिक अनुभवों से। इन नैरेटिव टेक्निक जो कथावाचक जैसे बोलकर बताता है ना, ठीक है, तो ये नैरेटिव टेक्निक वही होती है कि जब हम यानी कि किसी को स्टोरी बताते हैं तो बहुत ही अच्छे ढंग से बताते हैं तो सामने वाला काफी प्रभावित हो जाता है। एक एक चीज जैसे बताना कि कोई व्यक्ति कहाँ बैठा है, उसकी कैसी वेशभूषा है, वो किस तरीके से किसी चीज को देख रहा है, निहार रहा है, तो उसकी सारी एक्टिविटी बताना। उसकी आंखें जो है वो कैसी है, वो ठीक है झपक रहा है नहीं झपक रहा है, सारी चीजें जो है वो डिटेल में बताना। इसी वजह से इनकी एक खासियत थी कि बहुत अच्छे तरीके से नरेट करते थे किसी चीज को। इन फिक्शन यानी कि काल्पनिक चीजों के जो रियल में सच नहीं है लेकिन काल्पनिक है और उनको बहुत ऐसा लगता था कि वो रियल लगती थी, ऐसी स्टोरी बताते थे। इसमें वो काफी एक्सपीरियंस होल्डर थे। एंड यूलिसेस इज हिज मोस्ट फेमस वर्क। यूलिसेस नाम का एक उन्होंने वर्क लिखा था जो युद्ध के बारे में है, वो मैंने पढ़ा है और जो हायर स्टडी के अंदर आपके सामने भी आएगा। एक पोएम है, पता नहीं कितने लाइनों की है, याद नहीं है, लेकिन फिर भी उसके अंदर जो है वो वॉर के बारे में बताया, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बारे में। एवलिन इज वन ऑफ द 15 स्टोरीज ऑफ डुबलिन लाइफ। एवलिन जो है वो 15 ऐसी स्टोरी लिखी थी उन्होंने, अपने स्टार्टिंग की 15 स्टोरी लिखी थी, उनमें से एक है एवलिन की जो चैप्टर है ये जो दैट फ्रॉम डबलिनर्स। डबलिन एक जगह का नाम है, डबलिनर्स वहां के लोग हैं, और तो वहां की जगह के बारे में या वहां के बारे में उन्होंने 15 स्टोरी लिखी। फर्स्ट पब्लिश इन 1914, पहली स्टोरी पब्लिश हुई थी 1914 को, 1914 में। इट इज द सिंपैथेटिक पोर्ट्रेयल ऑफ एवलिन। और ये जो स्टोरी है जो एवलिन वाली हम पढ़ रहे हैं वो काफी दयनीय चित्रण है एवलिन का। इसके अंदर
and who has within her reach escaped from the drudgery of her life. अब देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो जो है वो बच निकलना चाहती है, वहां से पीछा छुड़ा लेना चाहती है। कठिन जो मेहनत करते हैं ना उनको, जैसे कठिन जो वर्क होता है, हार्ड वर्क को कहते हैं ड्रेजरी ऑफ हर लाइफ, अपने जो मेहनत का काम करना पड़ता है जीवन में, उस चीज से मतलब उब गई है, अब वो तंग आ गई है कि मेरे से इतना ज्यादा काम नहीं होगा, तो इस चीज को वो छोड़कर जा रही है ऑफ हर लाइफ एंड बट कैन नॉट गैदर इनफ क्रैश टू सीज इट, यानी कि वो वहां से बच निकलना चाहती है लेकिन उसमें इतना साहस नहीं है कि वो यहाँ से निकल पाए, वो इतना साहस नहीं जुटा पा सकती है। देखिए सी कैन नॉट, यहाँ पर सी तो नहीं है लेकिन ये सी के बारे में बात करती है ना, एवलिन सी है। यस, सो देखिए यहाँ पर एवलिन सी है और ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कैन नॉट गैदर, वो जुटा नहीं पाती है इनफ क्रैच, ज्यादा सांस नहीं जुटा पाती है टू सीज इट, इसको काबू नहीं कर पाती है अपने आप को कि मैं कैसे यहाँ से निकल के जाऊं, ये चीज। तो ये हमने पढ़ लिया जेम्स जोइसी ने की स्टोरी के बारे में बताया, और यहाँ पर कुछ पिक्चर में आप देख सकते हैं डबलिनर्स जेम्स जोइसी ने, ये फ्रंट पेज है उनके, जो उन्होंने 15 स्टोरी लिखी थी, कलेक्शन ऑफ 15 शॉर्ट स्टोरीज डबलिनर्स, एंड यहाँ पर है डबलिनर्स ये रहा। सो ये सारी चीज जो है ये डबलिनर्स के बारे में है, सारी 15 स्टोरी जो है उन्होंने लिखी है, आप भी इनको पढ़ सकते हैं क्योंकि लेसन के अंदर एज ए सजेशन आपको ये बोला है कि आप बाकी स्टोरी को भी पढ़ें, आपको नॉलेज है। उसके बाद ये सारी चीजें यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट होगा, उससे पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ कि इसके अंदर इंपॉर्टेंस क्या चीज बताएगी। एवलिन 19 इयर्स ओल्ड एक गर्ल है जो अपने अभी पिता के साथ रहती है, और उसके 2 भाई है, एक अर्नेस्ट है जो सबसे बड़ा है, हैरी छोटा है, और ये जो दोनों जो भाई हैं वो, उनमें से अर्नेस्ट जो है वो एक्सपायर हो जाता है, सबसे बड़ा भाई जो है, अब हैरी बचता है, वो एक चर्च के अंदर डेकोरेटिव बिजनेस करता है जो चर्च को सजाने का काम करता है, और कुछ पैसा वो घर पे बेचता रहता है। ठीक है, स्टोरी के अंदर जो है बहुत सारी ऐसे बीच में भी काफी सारी स्टोरीज, जैसे मैंने बताया कि जेम्स जो है वो एक्सप्लेन ज्यादा, ठीक है, तो इसी वजह से जो है वो स्टोरी के अंदर काफी सारी बातें बताई हैं, और आखिरकार जो है वो ये अपने कॉलोनी के बारे में भी बताती है और स्ट्रीट को देखती है इस चैप्टर के अंदर जो है। और उसके बाद जो है एवलिन जो है वो फाइनली जो है वो एक लड़के के चक्कर में पड़ जाती है, फ्रैंक नाम के लड़के से उसको प्यार हो जाता है, और वो वहाँ से उसके साथ जो है वो भाग जाना चाहती है, इलॉप हो जाना चाहती है। जो जिस नाइट भागने की बात है उसी नाइट से ये स्टार्ट होता है, और दिन के अंदर ये 4 बजे के बाद जो है शाम ढलने वाले होते हैं, उस टाइम वो एक खिड़की में बैठी हुई बाहर देखती है और सब कुछ देख रही होती है कि लोग क्या कर रहे हैं कैसे है, और अपने कमरे को निहारती है, सब कुछ देखती है, पापा मम्मी सबके बारे में सोचती है कि क्या करना चाहिए। और इसकी मदर जो है वो एक्सपायर हो जाती है, किस बीमारी से हुई ये पता नहीं है इस स्टोरी के अंदर। तो इस तरह की जो बातें हैं वो इस स्टोरी के अंदर है, और फाइनली ये घर से भाग भी जाती है, लेकिन लास्ट में क्या होता है कि उस लड़के की से मिलती है या नहीं मिलती है, ये सारा कुछ जो है वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। मैं सभी अपने डियर स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि थोड़ा मोटिवेशन हमें भी आए, और वीडियो को लाइक भी कीजिए ताकि हमें ऐसा लगे कि हाँ हमारे चाहते स्टूडेंट्स को इतना ज़्यादा देखते हैं। और सारा चैप्टर जो हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और जैसे जैसे आपका प्यार मिलेगा और अच्छे से एक्सप्लेन करने का मौका मिलेगा और एक क्रैश भी आएगा। Okay then, so first of all we will see that some word meaning in van घुसना, एंटर करना, एवेन्यू स्ट्रीट सड़क जो रास्ता स्ट्रीट है, क्रेटन पर्दे, क्रेटन ये कपड़ा फैब्रिक, सिंडर यानी कि एस ऑयल रेजिड्यू राख, एंड बेलफास्ट का मतलब होता है सिटी प्लेस। अब उसके बाद आता है ब्रिक जो इंट, बेलफास्ट सिटी प्लेस यानी कि ये इंग्लैंड की यूनाइटेड किंगडम जो यूनाइटेड स्टेट है, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि इंग्लैंड की एक सिटी का नाम है। एंड उसके बाद है रूफ छत को कहते हैं, और उसके बाद जो है क्रिपल यानी कि विकलांग व्यक्ति जो लूला लंगड़ा होता है, एंड ब्लैक थॉर्न का मतलब कांटेदार, ब्लैक कांटों वाली छड़ी कह सकते हैं इसको। स्टिक यहाँ पे लगाएंगे, स्टिक आगे चैप्टर के अंदर लगा हुआ मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर ये लड़की बैठी है
और विंडो से अपने घर के बाहर देख रही है। यहाँ पर देखते हैं लाइन बाय लाइन, अच्छे तरीके से हम समझते हुए चैप्टर को आगे बढ़ते हैं। अच्छे तरीके से आपको समझना है। सी सैट एट द विंडो, वो विंडो में बैठी है, वॉचिंग कर रही है, देख रही है, शाम को देख रही है। इन बेड यानी कि ढलती हुई शाम को देख रही है। शाम ढल रही है तो एंटर कर रही है। शाम के समय शाम एंटर करने का मतलब थोड़ा छाया छाया सी बनने लग जाती है वैसे। और दी एवेन्यू, एवेन्यू यानी स्ट्रीट में देख रही है, गली में। हर हेड वाज लीन्ड अगेंस्ट, उसका जो सर है वो झुका हुआ है किसके सहारे? विंडो कर्टेन्स यानी कि जो खिड़की के जो पर्दे हैं उसके। एंड इन हर नोस्ट्रिल वाज द ऑर्डर ऑफ डस्टी क्रेटन, और उसके जो नाक है वो गंध से यानी स्मेल से, किससे? डस्टी क्रेटन। क्रेटन आपको मैंने बताया था यहाँ पर जो फैब्रिक जो है, कपड़ा है, फैब्रिक क्लॉथ, जैसे जो पर्दा है उसके ऊपर डिजाइन हो रखा है और उस डिजाइन के अंदर जो फैब्रिक है उसके अंदर डस्ट जो जा रही है वो जो है वो उसके नाक के जस्ट पास में है। और वो जो है वो धूल की स्मेल लेती हुई, स्मेल ले रही है मतलब, और उसके पर्दे के साथ लगा के और वो जैसे मतलब झुकी हुई है और बाहर देख रही है। ओके, मैंने अच्छे से आपको बता दिया ये लाइन यहाँ तक। एंड सी वॉज टायर्ड, वो थके हुए थे बिल्कुल पूरी तरह से, और उसके बाद वो देख रही थी। Few people passed, बहुत सारे लोग इधर उधर गुजर रहे थे। एंड द मैन आउट ऑफ द लास्ट हाउस, जो लास्ट के घर का जो व्यक्ति था, यानी कि जिसका कोने पे लास्ट में घर था, ठीक है, उसका जो व्यक्ति था, पास ऑन हिज वे होम, वो अपने घर की तरफ जा रहा था। एंड सी हियर्ड हिज फुटस्टेप, उसने उसकी फुटस्टेप यानी कि जो पैरों की आवाज वो सुनी। क्लैकिंग अलोंग द कंक्रीट पैवमेंट, कंक्रीट पैवमेंट जो होता है वो ये वाला है। कंक्रीट पैवमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये वाला जो सिमेंट टाइप का जो बनाया हुआ है वो कंक्रीट पैवमेंट है, यानी सड़क है। वो सड़क जिसको कहते हैं एकदम से टाइट, एकदम से बढ़िया तरीके से। आजकल गांव में गलियां जो बनती है या शहर में भी आपने देखा होगा वैसे। इसके ऊपर जब चलने की आवाज आएगी तो ऐसा लगेगा कि किसी ने, ठीक है, हाई हील सैंडल पहन रखे हो और टक टक की आवाज आती है, तो वो इसके ऊपर आएगी और उसको बोलते हैं हम क्लैकिंग। क्लैकिंग ये जो वर्ड है ना, क्लैकिंग, ये बता रहे हैं। उसके बाद देखते हैं हम एंड आफ्टरवर्ड्स, और आगे चलने के बाद क्या होता है? क्रंचिंग्स ऑन द सिंडर पाथ बिफोर न्यू रेड हाउसेस। क्या जो न्यू रेड हाउसेस बने हुए हैं उनसे पहले जैसे वो चलता है उससे आगे जैसे वो बढ़ता है, तो सिंडर पाथ कौन सा होता है? ये वाला पाथ। आप देख सकते हैं कि अपने यहाँ पर जो रोड बने होते हैं, रोड जो बना होता है उस पे जैसे अपन बोलते हैं ना कि ऑयल वगैरह डाला होता है ब्लैक कलर का, जिससे मतलब स्मूथ रहता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो जो बजरी के दाने टाइप के होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं और कंकर से आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है, ये कंकर से इसके ऊपर जब कोई व्यक्ति चलता है तो साउंड आता है क्रंचिंग का। क्रंचिंग ऐसे रगड़ने की सी आवाज आती है, घसीटने की सी आवाज आती रहती है और कंकर बजते रहते हैं, जैसे हम बोलते हैं। तो ये जो है न्यू रेड हाउसेस से पहुंचने से पहले की बात। वन टाइम देयर, एक समय की बात बता रहे हैं, यूज्ड टू बी अ फील्ड देयर इन व्हिच दे यूज्ड टू प्ले एवरी इवनिंग विद अदर पीपल चिल्ड्रन, यानी कि दूसरे लोगों के जो बच्चे हैं उनके साथ वो शाम को खेला करते थे इस फील्ड के अंदर जहां पर रेड हाउसेस बने हुए हैं। बाहर वो खिड़की से बाहर देख रही है और ये जो नई नई गलियां और ये चीज सारी बन रखी है और वहां पर वो देख रही है। लेकिन वहां पर रेड हाउसेस की जगह पे पहले वो खेला करते थे, ठीक है, उस फील्ड में वो खेला करते थे बाहर उन बच्चों के साथ। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। बेलफास्ट, उसके बाद द मैन देन ए मैन फ्रॉम बेलफास्ट बोर्ड द फील्ड, और एक व्यक्ति आता है बेलफास्ट से, यानी कि इंग्लैंड से एक व्यक्ति आता है और बेलफास्ट उस सिटी का नाम है, वहां से आता है और वो क्या खरीद लेता है? उस फील्ड को पूरे को खरीद लेता है और बिल्ड हाउसेस इन इट, और उसमें बहुत सारे घर बना देता है। नॉट लाइक देयर लिटिल ब्राउन हाउसेस, वो कोई छोटे छोटे भूरे कलर के हाउसेस नहीं थे, बट ब्राइट ब्रिक्स हाउसेस, वो चमकीले ईंटों वाले हाउसेस थे, घर थे, विद शाइनिंग रूफ, और उनकी छतें चमकती थी। द चिल्ड्रन ऑफ द एवेन्यू यूज्ड टू प्ले टुगेदर इन द फील्ड, और जो बच्चे थे उस गली के बच्चे जो थे उस गली के, वो खेला करते थे एक साथ उस फील्ड के अंदर। और वो बच्चे किन किन कास्ट से थे? वो थे दी डिवाइन्स,
द वॉटर्स, द ड्यून्स इनके, एंड उसके बाद लिटिल क्योफ द क्रिपल, और उनके साथ एक बच्चा भी था छोटा, लिटिल लगाने का मतलब छोटा बच्चा था जो अपंग था, वो भी उनके साथ था। सी एंड हर ब्रदर एंड सिस्टर, और कौन कौन था एक बार कंटिन्यू में हम देख लेते हैं। ब्रदर अर्नेस्ट, ठीक है, भाई बहन जो भी थे उनके साथ, और उनके साथ उनका एक ब्रदर अर्नेस्ट। अर्नेस्ट सबसे बड़ा भाई है, उसका नाम है अर्नेस्ट। एंड हाउएवर, हालांकि नेवर प्लेड, उसने कभी खेला नहीं। एंड ही वाज टू ग्रोन अप, वो काफी बड़ा हो गया था, इस वजह से नहीं खेला। एंड हर फादर यूज्ड टू ऑफन टू हंट देम, कई बार उनके पापा जो है उन्हें डांटा करते थे, हंट किया करते थे शिकार करने के लिए, यानी कि कई बार बच्चे बाहर गली में खेल रहे होते हैं तो पेरेंट्स कई बार डांटते हैं, यहाँ क्या कह रहे हो, किसी काश फूट जाएंगे और ये कोई खेलने की जगह है, ऐसे कुछ बोलते रहते हैं। अब आगे, इसी वजह से उनके पापा क्या करते थे, इन एंड आउट ऑफ द फील्ड विद हिज ब्लैक थॉर्न स्टिक, ये वो ब्लैक थॉर्न स्टिक ऐसे बोल रहे हैं, और इस तरह के कांटे की लकड़ी हुआ करती थी काले कलर की, ठीक है, उस पे कांटे लगे होते थे, और वो लेके उनके पापा जो है वो उनको डांटने के लिए जाते थे। अच्छे से आपको चैप्टर समझ में आ रहा होगा, जो चैप्टर को समझने के लिए देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है उनको अच्छे से समझ में आ रहा है, और जिसने ऐसा इरादा बना रखा है कि मुझे अपने लाइफ के अंदर जो है इस सब्जेक्ट के अंदर 100/100 गेट करने हैं, तो इस चैप्टर को पूरा देखिए, और मैं लाइन बाय लाइन एक एक चीज का मतलब बताते हुए चल रहा हूँ, और साथ में वर्ड मीनिंग मेरे साथ है, लेकिन मैंने इनका जो है वो यूज साथ में कर रहा हूँ। अगर जैसे ही मैं, जैसे कि इस साइड हो गया और आप जो है वो इसके स्क्रीनशॉट के साथ या फिर वैसे ही है, इसको पढ़ के देख लीजिए, मैं धीरे धीरे आपको लाइन बाय लाइन बता रहा हूँ, तो अच्छे तरीके से आप समझेंगे तो पूरी तरह से चैप्टर आपको समझ में आएगा और काफी हेल्पफुल भी रहेगा। उसके बाद देखिए, वो छोटा बच्चा भी होता है वहां पर, बताया यहाँ पर आगे अपन ब्लैक थॉर्न स्टिक यानी कि काली लकड़ी होती है उसके पापा, बट यूजुअली लिटिल क्लॉक यूज्ड टू कीप निक्स, पर वो छोटा जो बच्चा था, लिटिल क्लॉक था, क्लॉक नाम है ये, लिटिल क्लॉक था, वो क्या क्या यूज क्या करता था, वो कीप निक्स एंड कॉल आउट व्हेन ही सा हर फादर कमिंग, जैसे वो उसके पापा को आते हुए देखता तो वो क्या कर देता, वो उन सभी को जोर से कॉल आउट कर देता, जैसे हम जोर से बोल देते हैं ना कि भैया आगे आगे आगे, इस तरह से वो एक निक्स का काम करता था। निक्स बोले तो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, सूचना देने वाले का काम करता है, वो सूचना दे देता है कि तुम्हारे पापा जो है वो ब्लैक थॉर्न लेके आ रहे हैं, तुम भाग जाओ यहाँ से, ऐसे बोल देता था। ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु चीजें होती है, डस्ट का मतलब धूल, आपको पता है, रिव्यू का मतलब फिर से देखना, चेकिंग करना, फैमिलियर मतलब परिचित होना, डस्टेड का मतलब धूल साफ करना। तो मैं ये जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ बिल्कुल इजी वे में, ताकि हर टाइप के जो वर्ड मीनिंग है वो मैंने लिए हैं, और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। 1 मिनट आपका लगेगा और उसके बाद आप वापस बैक लौट के आ जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि आप रास्ता भूल जाओ। ओके, उसके बाद डिवाइडेड का मतलब होता है अलग होना, येलोइंग का मतलब पीला पड़ जाना, हारमोनियम, हारमोनियम होता है इंस्ट्रूमेंट होता है, ब्लेस का मतलब आशीर्वाद होता है या होली पवित्र कह सकते हैं, मेलबोर्न एक सिटी है जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, कंसल्टेंट सैम्पटी होती है, सेंटर का मतलब होता है आश्रय कह सकते हैं, स्टोर का मतलब दुकानें, एंड फुल का मतलब मूर्ख हो गया, एडवर्टाइजमेंट आपको पता है विज्ञापन होते हैं, एज का मतलब यहाँ पर फायदे से है, और ये आगे अपने आएगा, इस यहाँ पर इसमें नहीं है, आगे आएंगे। लाइवली यानी जीवंत, एनर्जेटिक, रिस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान, वायलेंस का मतलब होता है हिंसा, पल्पिटेशन का मतलब होता है धड़कन, एंड थ्रेटन का मतलब होता है धमकी, प्रोटेक्ट का मतलब सुरक्षित, एंड डेकोरेटिंग का मतलब सजावट, और स्क्यूकल का मतलब होता है झगड़ा, छोटे बच्चे झगड़े जो होते हैं, एनवेजेस का मतलब मजदूरी, स्क्वांडर का मतलब होता है बर्बाद करना, फेवरेट का मतलब होता है काफी, एंड बैड का मतलब होता है इंटॉक्सिकेटेड यानी कि इनफैब्रिकेटेड यानी नशे में धूत, यहाँ पर बैड का मतलब ये है। बट डजंट मैटर इज दैट, आप इधर आइए, मैं आपको जो है वो एक बार फिर से जैसे यहाँ पर बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। उसके बाद देखते हैं, स्टिल दे सीम टू हैव बीन रादर हैप्पी देन, वो अब से ज्यादा हैप्पी रहा करते थे वहां पर, उस टाइम जो है वो काफी हैप्पी रहा करते थे, एंड हर फादर वाज नॉट सो बैड देन, और उस टाइम उसके पापा जो है वो बहुत बुरे नहीं थे, एंड बिसाइड, और इसके अलावा हर मदर वाज अलाइव यानी कि उसकी माता भी जिंदा थी, दैट वाज ए लॉन्ग टाइम अगो, ये बहुत पुराने समय की बात है, एंड सी एंड हर ब्रदर एंड सिस्टर्स वर ऑल ग्रोन अप, अब जो है वो सारे सारे जो ब्रदर सिस्टर जो भाई बहन है सब के सब क्या हो गए, बड़े हो गए। ये तो बहुत पुराने टाइम की बात करने लग गए कि हम खेला करते थे, लेकिन अब हम सब क्या हो गए, बड़े हो गए, एंड हर मदर वाज डेड, और उसकी माता जी जो है वो एक्सपायर हो गई, एंड टीजी डांस वाज डेड,
और TG10 नाम का एक लड़का था, उनके साथ खेला करता था गलियों में, और वो भी एक्सपायर हो गया। एंड द वोटर्स, यानी कि जो वोटर्स जाति के जो लोग थे, जैसे अपने यहाँ पर जाट होते हैं, राठौड़ होते हैं, ठीक है, जो भी होते हैं अलग अलग जो भी मतलब जाट वगैरह बोल दिया हमने, ठीक है, जो भी समाज होते हैं उनको एक कैटेगरी में डालते हैं। वैसे ही वहां पर जो वोटर्स लोग होते थे had gone back to England, और वो भी वापस इंग्लैंड चले गए, एंड एवरीथिंग चेंज, सब कुछ चेंज हो गया। नाउ शी वाज गोइंग टू गो अवे लाइक द अदर्स, और वो भी क्या कर रही थी, जा रही थी जैसे दूसरे लोगों की तरह वो भी यहाँ से जा रही थी। वो कहाँ जा रही थी, वो फ्रैंक नाम के लड़के के साथ भागना चाह रही थी, एंड टू लीव हर होम, वो अपना घर छोड़ना चाह रही थी, और ऐसा कुछ विचार कर रही थी कि सब चले गए हैं, अब तो कोई नहीं रहा है, अब तो मुझे भी चले जाना चाहिए अपने फ्रेंड के साथ। तो प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड लेट्स गो इन अदर पार्ट। अब आगे हम देखते हैं, यहाँ तक हमने चैप्टर को देखा, और आगे देखते हैं कि क्या होता है, वो क्या सोच रही है। खिड़की में बैठे बैठे एक लड़की जो है वो देख रही है बाहर स्ट्रीट में, और ऐसा कुछ सोच रही है। अब आगे होम, शी लुक्ड अराउंड द रूम, वो रूम को एकदम से निहार के देखती है कि कौन सी चीज कहाँ पे पड़ी है। रिव्यू, चेकिंग कर रही है ऑल इट्स फैमिलियर ऑब्जेक्ट, वो उससे परिचित ऑब्जेक्ट जो चीजें होती है उनको, जिससे वो परिचित है, जो जानती है कि ये मेरी है, और ये यहाँ पर वो अपने हाथों से रखती है उनको। एंड विच शी हैड डस्टेड वंस अ वीक फॉर सो मेनी ईयर्स, काफी सालों से ये हफ्ते में एक बार वो साफ करते आ रही है उनको, उन चीजों को हफ्ते में एक बार वो साफ करती है काफी सालों से। डस्टी, धूल भरी चीजों को, मतलब धूल लगी हुई है, डस्ट साफ करती है उनको। एंड वंडरिंग, आश्चर्य की बात तो ये है, वेयर ऑन द अर्थ ऑल द डस्ट केम फ्रॉम, ये इतनी डस्ट इस धरती के ऊपर आती कहां से। एंड परहैप्स शी वुड नेवर सी अगेन दोस फैमिलियर ऑब्जेक्ट, एंड परहैप्स का मतलब होता है शायद ही भी वो जो अब नहीं देखेगी फिर से, वो फिर से नहीं देखेगी ये जो फैमिलियर ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो परिचित ऑब्जेक्ट है, मेरे से रिलेटेड जो भी चीजें हैं इस रूम के अंदर, वो अब मैं नहीं देख पाऊंगी। एंड फ्रॉम विच शी हैड नेवर ड्रीम्ड ऑफ बीइंग डिवाइडेड, और उसने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा कि वो इन चीजों से डिवाइड हो जाएगी, जुदा हो जाएगी, अलग हो जाएगी। एंड येट ड्यूरिंग ऑल दोज इयर्स शी हैड नेवर फाउंड आउट द नेम ऑफ द प्रीस्ट, और उसके बाद बोला जा रहा है कि सी हैड नेवर फाउंड आउट द नेम ऑफ द प्रीस्ट, ठीक है। और उसी काफी सालों से एक चीज ये भी वो नोट कर रही है कि मुझे आज भी, काफी सालों से मैं देख रही हूँ कि मुझे आज भी नहीं पता चला कि उस पुजारी का नाम क्या है, जिसकी येलोइंग फोटोग्राफ, यानी जो येलो पड़ गई है वो फोटोग्राफ जो है हैंग ऑन द वॉल, जो दीवार पे लटकी हुई है, एंड अबव द ब्रोकन हारमोनियम, टूटे हुए हारमोनियम के ऊपर ये जो फोटो लगी हुई है, ये कह सकते हैं, ये फोटो कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं, या इन दोनों, ये दोनों फोटो नहीं, सॉरी अबाउट इट, ये दोनों फोटो नहीं, एक पुजारी की फोटो है, बाद में बात करता हूँ इनकी, तुम्हें पुजारी की फोटो है, हारमोनियम, टूटे हुए हारमोनियम के ऊपर, बिसाइड द कलर्ड प्रिंट ऑफ द प्रोमिसेस, और के बगल में, और उस पुजारी के बगल में, उस पुजारी का पता नहीं कौन है, उसका नाम क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन पुजारी के बगल में ये चीज बताया जा रहा है कि यहाँ पर प्रिंट, कलर्ड प्रिंट ऑफ द प्रोमिसेस mad to bless Margaret Mary Alacoque, यहाँ पर देखिए blessed Margaret Mary Alacoque, ये कौन है, ये लेडी है, ये नन है, ये एक देखिए एक फ्रेंच नन है। मैं आपको इसके बारे में जो है वो यहाँ पर कहीं पे बताऊंगा, जहाँ पर एक बार इसको बाद में पढ़ते हैं, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए, तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि उस हारमोनियम के ऊपर कलर प्रिंट प्रोमिस है, ये देखिए कलर प्रिंट 12 प्रोमिसेस है, जो जेसस ने, जेसस जो ईसा मसीह है अपन बोलते हैं, या फिर जो क्रिसमस डे के ऊपर जिनका पूजन करते हैं, उनकी बात कर रहे हैं कि इन्होंने इस नन को, ये नन ऐसा मानती थी, इनको ये गॉड के रूप में मानती थी, तो उन्होंने इनको एक आशीर्वाद दिया, यानी कि प्रकट होके अपनी शक्ति से, पावर से इनके सर के ऊपर हाथ रखा, इनके पास पेश लाए, और इनको 12 बातें ऐसी बताई जो इन्हें दुनिया को बतानी है, दुनिया को सिखानी है। ये 12 बातें जो है वो आज भी लाइव है, आप ये देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जूम करके देख सकते हैं, ये सारी चीजें जो है। और ये लेडी कौन है, इनको आशीर्वाद है, ये लेडी का नाम है मार्गरेट मैरी एलाकोक। ही हैड बीन ए स्कूल फ्रेंड, और ये जो पुजारी है, वो जो पुजारी की फोटो जो साथ में लगी हुई है, ही हैड बीन ए स्कूल फ्रेंड, वो स्कूल फ्रेंड हैं ऑफ आवर फादर, उसके पिता की, उस लड़की के, यानी कि एवेलिन के पिता के स्कूल फ्रेंड रहे हैं। व्हेनेवर
whenever he saw the photograph to visitor her father used to pass it and with a casual word he is in Melbourne now। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब उसके पापा के पास कोई भी आता, उसके पापा के पास कोई भी आता तो एक्चुअल में क्या करते, उसके पापा जो है वो फोटो दिखाते थे, हर आने वाले विजिटर को फोटो दिखाते थे और नॉर्मली बोलते थे, क्या बोलते, कैजुअली बोलते थे कि ही इज इन मेलबोर्न नाउ। वो अभी कहाँ है, मेलबोर्न सिटी के अंदर है, जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक सिटी है। मेलबोर्न एक स्टेडियम भी है, वहां पे वो व्यक्ति है, पर उसका नाम मुझे आज तक नहीं पता, ना ही उन्होंने अपने मुंह से उसका नाम लिया। वो फोटो लटकी हुई है, फोटो के बारे में सारी चीज बताई। इलेटेड का मतलब जो होता है उत्साहित होता है, खुशी होती है, अत्यधिक खुशी। मैं एक बार ये वर्ड मीनिंग आपको बता देता हूँ पिक्चर के रूप में, मैं इसी वजह से समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये देखिए, इनके ऊपर बुक भी आपको मिल जाएगी और इनका टाइम पीरियड है मार्गरेट मैरी एलाकोक का ये रहा है 1647 to 1690 के बीच, ठीक है। मेमोरी जो है 16 अक्टूबर है। और अभी मैं आपको ये बताना चाहूँगा यहाँ पर जो वर्ड मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी ये वर्ड मीनिंग अच्छे से जान लेनी चाहिए ताकि क्या है कि आप चैप्टर को ट्रांसलेट करें तो अच्छे से हो जाए। इंटेंशन इरादा होता है, रस उतावलापन होता है, मार्केटिंग जो होती है खरीदारी होगी, इम्पोर्ट यानी कि एकदम धक्का मुक्की करके मार्केट से निकलना, इस तरह से कोनी बस में धक्का मुक्की एकदम से लोड हो जाते हैं, कोनी मारकर आगे बढ़ना। एंड प्रोविजन सामग्री होती है जो अपन दुकान से लेके आते हैं। चार्ज जिम्मेदारी, अनडिजायरेबल यानी कि अनवांटेड यानी अवांछनीय, जिनकी इच्छा नहीं हो, एक्सप्लोर खोज करना। ओपन हार्टेड का मतलब ईमानदार हो गया, मान लेते हैं ओपन है, खुले दिल का। ब्यूनो एरिस जो है वो अर्जेंटीना की कैपिटल है। और लॉजिंग यानी रहने वाला होता है। पिग्ड कैप का मतलब जो एक टोपी होती है, मैं आपको दिखा दूंगा कौन सी टोपी होती है। एंड ब्रॉन्ज कांस्य को कहते हैं, कांस्य का एक बर्तन आता है उसको ब्रॉन्ज कहते हैं। ओके, लेट्स गो ऑन नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पर ये वाले पार्ट को पढ़ते हैं और इसमें देखते हैं क्या चीज है। She had consensus to go away, वो दूर जाने के लिए, भागने के लिए रेडी होगी, सहमत होगी कि अब मैं यहाँ से चली जाती हूँ, यहाँ पर रखा ही क्या। And to leave her home, अपने घर को छोड़ने के लिए। And was that wise, क्या ये बुद्धिमानी थी। अब वो अपने आप में ही सोच रही है कि मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ तो क्या मैं सही कर रही हूँ, ये मेरी बुद्धिमानी है। She tried to weigh each side of the questions, वो प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन अपने खुद से करती है और उसका वे करके देखती है, वजन करके देखती है कि क्या सही है क्या गलत है, उन हर पहलू को देखती है। इन हर होम एनीवे, उस घर के अंदर फिर भी सी हैड सेटअप, उसके बाद रहने के लिए जगह थी, खाने के लिए भी था, फूड भी था। एंड सी हैड दोज हुम, ठीक है, जो भी उसके पास थे, जो लोग थे, होम सी हैड नोन ऑल हर लाइफ एंड अबाउट हर, यानी कि वहां पर जो भी लोग थे उसको जानते थे और वो भी उनको जानती थी, अच्छे से परिचित थी उनसे, ठीक है, ये भी बात थी। ऑफ कोर्स, अवश्य, सी हैड टू वर्क हार्ड, हाँ उससे बहुत मेहनत करनी पड़ी, बोथ इन द हाउस, घर के अंदर, एंड एट बिजनेस, और बिजनेस में भी, वो एक स्टोर के अंदर काम करती थी, वहां पर भी मतलब उसे मेहनत करनी पड़ी और घर में। What would they say of her in the stores? What would they say? क्या कहेंगे say of her in store? जिस स्टोर में वो काम करती है वो लोग क्या कहेंगे? When they found out, जब उनको पता चलेगा that she had run away with a fellow, वो कि एक मित्र के साथ जो है, फेलो के साथ जो है वो भाग गई है, इस बात का पता चलेगा तो क्या कहेंगे लोग, क्या से कहेंगे she was a fool, वो एक मूर्ख थी, perhaps शायद, एंड हर प्लेस, उसकी जो जगह है, जिस स्टोर में वो काम करती है उसकी जो जगह है, वुड बी फील्ड अप बाय एडवर्टाइजमेंट, वो किसी विज्ञापन से पूरी कर दी जाएगी, यानी कि जिस स्टोर पे काम करती है कोई एडवर्टाइजमेंट देंगे और उसकी जगह को फिल कर दिया जाएगा। मिस गवन वुड बी ग्लैड, और मिस गवन वहां पर एक लेडी है स्टोर के अंदर, वो बहुत ज्यादा खुश होगी। क्यों होगी? शी हैड ऑलवेज हैड एन एज ऑन हर, वो हमेशा क्या करती है, वो हमेशा जो है वो उससे ऊपर रहना चाहती है, मतलब पद में ऊपर रहना चाहती है, वो अपने आप को ये दिखाती है कि मैं सबसे आगे हूँ। एज का मतलब यहाँ पर थोड़ा ऊपर रहने की बात है। स्पेशली व्हेनेवर, स्पेशली मतलब स्पेशली जब भी, देयर वर पीपल लिसनिंग, जब वहां पर लोग सुन रहे होते हैं तब वो क्या करती है, देखते हैं कौन, मिस गावन। मिस गावन कहती है किसको, एवलिन को, स्टोर के अंदर कहती है, मिस हिल डोंट यू सी दीस लेडीज आर वेटिंग, कि तुम्हें दिख नहीं रहा ये लेडीज जो है वो यहाँ पर अब इंतजार कर रही है। लुक लाइवली, थोड़ा सा एक्टिवनेस के अंदर देखिए। मिस हिल प्लीज
इस तरह से वो मतलब बोला करती थी। ऐसा वो उसको कहती है, वो जब स्टोर में जाते हैं तो लोगों को सुना के ऐसे बोलती है ताकि मेरा जो है उस तक ऊंचा रहे। और इस तरह से एवेलिन को ये दिखाने की कोशिश करती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता। ये एवेलिन है और ये इस तरह से अभी सोच रही है घर में बैठे बैठे। अब आगे कुछ जो वर्ड मीनिंग है वो देख लेते हैं। थिएटर का मतलब आपको पता है, रंगमंच, प्ले हाउस एंड ऑडिटोरियम होता है। कोडिंग का मतलब डेट करना, किसी को विंग करना। ओपन एक प्रिय नाम होता है, आप किसी को भी प्यार से जो है वो एक कोई नाम दे देते हो अपने फ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को। जो पोपेन नाम है वो फ्रैंक जो है वो उसको बोला करता था, वो प्रिय नाम है। फेलो का मतलब होता है एक गाय, लड़का जिसको कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर स्टेट ऑफ मैगलैंड में आपको पिक्चर में भी दिखाऊंगा, वो है वाटरवे, चैनल होता है, यानी कि जो पैसिफिक और अटलांटिक ओशियन को जोड़ने वाला जो है। एंड पेटागोनिया जो होता है, नेटिव लोकल्स होते हैं, जो वहां के लोग होते हैं, उनको कहते हैं। अफेयर का मतलब, ये वर्ड आगे आने वाले हैं। अफेयर मतलब रिलेशनशिप, संबंध। एंड सैलर चैप्स का मतलब होता है समुद्री लोग। एंड देयर आफ्टर है क्वारल, झगड़ा। इन डिस्टिंक्ट यानी अस्पष्ट, अनक्लियर। एंड हिल ऑफ हाउस इट मींस लोकेशन, लैंडमार्क। एंड वॉलेट का मतलब होता है टोपी, जो जैसे कि बालों को कवर कर यहाँ पर पहन लेते हैं ताकि बाल नीचे नहीं गिरे, लेडी पहन लेती है। एंड ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल, गंध। एंड स्ट्रीट ऑर्गन का मतलब इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिक बॉक्स, हारमोनियम। मेलंकली का मतलब होता है उदासीनता, या कह सकते हैं उदास, सैड, ग्लूमी कह सकते हैं। पीटीफुल, दयनीय। ट्रम्बल्ड का मतलब होता है कांपना, शिवरिंग करना। एंड इंस्टेंस का मतलब होता है एक्सेशन, डिमांड, दृढ़ता या मजबूती से कुछ भी कहना। तो यहाँ पर वो है इंसिस्टेंस। सो यहाँ पर जो वर्ड मीनिंग है वो एक बार आप अच्छे से देख लेना, ऐसा ना हो कि जो है आप नॉर्मली देखे हैं और आपको याद नहीं हो। तो यहाँ से आगे हम देखते हैं क्या होता है। और ये मिस जो एवेलिन है वो क्या सोचती है, ये स्टोर की यादें होगी उनकी। अब आगे देखते हैं। She would not cry many tears at leaving the store. वो नहीं रोगी, इतना ज्यादा आंसू नहीं रोएगी स्टोर के लिए, कि जिस स्टोर में वो काम करती है उसमें ज्यादा आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, ऐसा इसमें शो कर रखा है जब वो स्टोर छोड़ के जाएगी। कौन? एवेलिन। बट इन हर न्यू होम, पर उसके नए घर में, इन ए डिस्टेंट अननोन कंट्री, वो जो है वो दूर की मतलब साफ है कि वो वहां पर अननोन कंट्री होगी, जिसे उस कंट्री के हम अंदर हम किसी को नहीं जानते हैं। इट वुड नॉट बी लाइक दैट, वो इस तरह से नहीं होगा जिस तरह से यहाँ होता है। देन शी वुड बी मैरिड, और तब वो शादीशुदा होगी वहां पर। एंड सी एवेलिन, जो कौन? एवेलिन। पीपल वुड ट्रीट हर विद रिस्पेक्ट देन, और वहां पर उससे लोग जो है वो अच्छे से व्यवहार करेंगे, रिस्पेक्ट के साथ, आदर सम्मान से बात करेंगे। एंड सी वुड नॉट बी ट्रीटेड एज हर मदर हैड बीन, और वो अपने माता की तरह जो है वो नहीं रहना चाहेगी वहां पर अपनी माता की तरह। जैसे अपनी माता जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम झेलती थी, उनके जो पापा है वो बहुत ज्यादा झगड़ा करते थे, तो वैसे वो नहीं रहना चाहेगी, ऐसा उसके साथ नहीं होगा। इवन नाउ, और अब जो है, एंड दो सी वाज ओवर 19, अब वो 19 साल से ऊपर के हो गए हैं, यानी कि 20 की होने वाली है। सी समटाइम्स felt herself in danger of her father's violence, तो उनके पापा की जो जो प्रॉब्लम थी, जो जो हिस्सा वगैरह करते थे, एक प्रकार से वायलेंस करते थे, ठीक है। तो उस टाइम उसने कई बार महसूस ऐसे किया, वो जैसे बहुत ज्यादा डेंजर में हो, खतरे में हो पापा के साथ रह के। She knew it was that had gone even given her the palpitation, और वो जानती है कि यह उसकी जो है वो धड़कनों को, जैसे पल्पिटेशन बोले तो धड़कन जो है वो इस चीज को बढ़ा देते थे, मतलब डर लगता था उनको, धड़कनें तेज हो जाती थी। नेक्स्ट, when they were growing up he had never gone for her, when they were growing up, जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, had never gone for her, उसके पापा ने ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा कभी नहीं किया। and like he used to go for Harry and Ernest, और वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी अपने हरी, अपने ब्रदर हरी से और अर्नेस्ट से, धीरे धीरे। एंड बिकॉज सी वॉज ए गर्ल, क्योंकि वो एक लड़की थी, इस वजह से उसके पापा ने शायद कुछ नहीं बोला होगा। जैसे जैसे वो बड़ी हुई तो थोड़ा सा डांटना फटकारना कम कर दिया, स्कोल्ड करना कम कर दिया। बट लेटरली, पर बाद में ही हैड बेगन टू थ्रेटन हर, पर बाद में उन्होंने उन्हें धमकी देना, डांटना फटकारना स्टार्ट कर दिया, थ्रेटन करना स्टार्ट कर दिया। एंड से, और कहते थे धमकी देके, व्हाट ही वुड डू टू हर, ठीक है, कि ही वुड डू टू हर, कि वो जो है वो नहीं करेंगे आपके लिए, ओनली फॉर हर डैड मदर सैड, वो अपनी आपकी मरी हुई माँ के लिए सब कुछ आपके लिए करते हैं, नहीं तो वो कुछ नहीं करेंगे आपके लिए। एंड नाउ शी हैड नोबडी टू प्रोटेक्ट हर,
अब उसका कोई भी मतलब प्रोटेक्ट करने वाला नहीं है, सुरक्षा करने वाला नहीं है इस घर के अंदर, क्योंकि उसके छोटे भाई वगैरह अलग अलग जगह पे एडजस्ट हो रखे हैं और ये इस तरह से करते करते सोच रही है ये एवलिन है। और यहाँ पर देखिए आप आगे, अर्नेस्ट वाज डेड एंड हरी हु वाज इन द चर्च डेकोरेटिंग बिजनेस। अर्नेस्ट जो उसका बड़ा भाई है वो एक्सपायर हो गया है, और जो उसका जो छोटा भाई है वो क्या है, चर्च डेकोरेटिंग बिजनेस के अंदर काम करता है, यानी कि चर्च को डेकोरेट करने का काम करता है। एंड वो नियरली ऑलवेज डाउन समवेयर इन द कंट्री, और वो जो है वो पैसे वगैरह जो है वो जहाँ पे भी है, जिस अपने देश के अंदर कहीं पे भी है, वहां से पैसे वगैरह भी भेजते रहता है। एंड डिसाइड, इसके अलावा, and the invariable scrabbles for money on Saturday nights had begun to weary her unspeakably। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसके अलावा जो है एक रेगुलर इनवेरिएबल, एक रेगुलरिटी के अंदर झगड़ा, स्क्वेबल मतलब झगड़ा होता रहता है धन के लिए, पैसे के लिए। हर बार वो पैसे भेजता भी है, मैं भी कुछ लेके आती हूँ, लेकिन फिर भी झगड़ा बना रहता है सैटरडे नाइट्स को, ठीक है, शुरू हो जाता है। और वो वेरी हर अनस्पीकेबली, ऐसे बोले नहीं जाने वाले, जैसे कि ऐसे शब्द सुन के वो परेशान हो जाते हैं, अनस्पीकेबल, जिसको बयान नहीं कर सकते, हम बोल के नहीं बता सकते ऐसे। तो यहाँ पर ये सब चीज है, और ये जो लेडी जो अवलिन है वो देख रही है बात। अब मैं इस पिक्चर के आगे की कहानी, जो इसके पीछे जो है वो वर्ड मीनिंग है, ये है वर्ड मीनिंग। और ये वर्ड मीनिंग जो है आप देख सकते हैं आगे की, इम्प्लस का मतलब होता है, इम्प्लस का मतलब होता है प्रेरणा, इंस्टेक्ट अर्थ क्या है, इम्पल्स क्या है, यानी कि इंस्टेक्ट क्या है, अर्थ क्या है, इंस्टिक्ट क्या है। एंडायरन का मतलब आंतक, स्कप का मतलब फ्ली भाग जाना, एंड स्वेइंग का मतलब हिलना, मूविंग होना, बैगेज का मतलब बैगेज हो गया, सूटकेस सामान वगैरह। एंड पोर्ट होल का मतलब जो होल्स होते हैं जहाज के अंदर, खिड़की जो बनी होती है, मैं आपको दिखाऊंगा सारे पिक्चर्स में। मॉर्नफुल का मतलब शॉक में, मिस का मतलब कोहरा, धुंध जिसको कहते हैं। एंड नोजिया का मतलब हो गया उलझन कह सकते हैं, या चक्कर, सिकनेस वगैरह कह सकते हैं। एंड फॉर्वेंट का मतलब होता है पैशनेट, इंटेंस, उत्सुक कह सकते हैं काफी ज्यादा। एंड क्लंग का मतलब होता है रंग, गूंजना, रेजोनेंट होना, ठीक है, गूंजना। सीज का मतलब होता है ग्रैब, क्लैश, पकड़ना। एंड ड्राउन का मतलब होता है डूबना। रेलिंग बैरियर होता है, फैंस होता है, रेलिंग लगी होती है वो। एंड फ्रेंजी का मतलब होता है पागलपन, जिसको कहते हैं हिस्टेरिया। एंग्यूस का मतलब होता है पीड़ा, दर्द, जिसको कहते हैं। और बैरियर का मतलब होता है ऑब्स्टेकल, अड़चन, जिसको कहते हैं ब्लैकेट, ब्लॉकेट। सी ऑलवेज गिव हर इंटायर वेजेस, यानी कि अपनी सारी सारी मजदूरी जो है वो दे देती थी अपने पापा को। कितनी आती थी उसकी, 7 शिलिंग आती थी उसकी। जो मेहनताना था वो कितना था, 7 शिलिंग था। एंड हर हरी, हरी जो है, हरी जो है, हरी ऑलवेज, जस्ट सॉरी अबाउट इट, हरी ऑलवेज सेंड अप व्हाट ही कुड, बट द ट्रबल वाज टू गेट एनी मनी फ्रॉम हर फादर। तो हरी भी जो है वो सारे पैसे जो है वो अपने पापा को दे देता था, भिजवा देता था, एंड जो भी उनके पास होता है। लेकिन प्रॉब्लम कब खड़ी होती, इट कुड बट द ट्रबल वाज टू गेट एनी मनी फ्रॉम हर फादर। पापा से जब वापस लेते हैं कोई काम के लिए पैसे, तब बहुत ज्यादा दिक्कतें आती थी। नेक्स्ट ही सेड, और उन्होंने कहा, उसने कहा कि सी यूज्ड टू स्क्वेंडर द मनी, कि वो कहा करते थे कि तुम पैसे जो है वो बर्बाद कर देते हो, मतलब बर्बाद करते आते हो हमेशा, बर्बाद कर देते हो। एंड दैट सी हैड नो हैंड, और उसका कोई औचित्य नहीं है, उनका कोई हैड नहीं है, मतलब उन पैसों का कोई मूल्य नहीं है। एंड दैट ही वाजंट गोइंग टू गिव हर हिज हार्ड अर्न्ड मनी, और वो अब जो है, तब वो जो उनके पिता है वो नहीं चाहते कि उनको क्या देना, जो उनकी मेहनत की कमाई है, हार्ड अर्न मनी, जो मेहनत से कमाया हुआ है, वो उनको नहीं देना चाहते हैं। टू थ्रो अबाउट द स्ट्रीट, और गलियों में यूं देने में, गलियों में स्पेंड करने में, जैसे गलियों में कोई भी सामान लेने के लिए जाते हैं तो वहां पर देने के लिए वो नहीं जाते हैं। एंड मच मोर, और इससे भी ज्यादा वो कुछ बोलते हैं। एंड फॉर ही वाज यूजुअली प्योरली बैड ऑन सैटरडे नाइट, और वो अक्सर क्या हो जाया करते थे, शाम को जो है वो थोड़ा बैड, बैड यहाँ पर बोलने के मतलब ये है कि वो थोड़ा इंटॉक्सिकेटेड हो जाते थे, यानी कि नशे में हो जाते थे सैटरडे नाइट को। एंड इन द एंड ही वुड गिव हर द मनी, और लास्ट में सैटरडे नाइट को इस तरह से स्क्यूबल होता है, यानी झगड़े होते हैं, और लास्ट में वो क्या कर दिया उन्होंने, उन्होंने उनको पैसे दे दिया करते थे, वो लास्ट में दे दिया। एंड आज हार हैड सी एनी इंटेंशन ऑफ बाइट संडेज डिनर, और साथ में संडे के डिनर पे पूछा करते थे कि कुछ और भी लेके आना है क्या, इस तरह से भी कर लिया करते थे। And then she had to rush out as quickly as she could
यानी कि फिर उसके बाद वो जल्दी क्या करती थी, थोड़ा उतावलापन करती जल्दी से, और जितना जल्दी हो सके उतना, एंड डू हर मार्केटिंग, और फिर वो खरीदारी करने के लिए जाती जितना जल्दी हो सके, एंड होल्डिंग हर ब्लैक लेदर पर्स, और अपने ब्लैक कलर का लेदर पर्स जो है अपने पास टाइटली पकड़ती इन हर हैंड, एंड एज शी एल्बोर्ड हर वे थ्रू द क्राउड, और अपने यूं जैसे कि भीड़ से गुजरते हैं तो एक्चुअल में साइड करते हुए लोगों को, और एकदम से कोनी मारते हुए आगे बढ़ना, मतलब आगे बढ़ती थी भीड़ को चीरते हुए, एंड रिटर्निंग होम लैट अंडर हर लोड ऑफ प्रोविजन। प्रोविजन यानी वो जो सामग्री है जो खरीदने गई थी सैटरडे नाइट को, हमेशा जाती थी सैटरडे के दिन, और उस टाइम जो है वो वापस लौटते वक्त जो है वो लोड होके आती थी उन सामग्रियों के साथ। सी हैड हार्ड वर्क टू कीप हाउस टुगेदर, और घर को बनाए रखने के लिए उसे ये इतना हार्ड वर्क करना पड़ता था, एंड सी that two young children who had been left to her charge। उसकी माता जी जब मरे तो दो छोटे और बच्चों को जो है उनके नाम यहाँ पर नहीं दिए हैं, दो छोटे बच्चों को छोड़ के गई थी उनके चार्ज पे कि इनकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, उनको स्कूल में भेजना, उनको तैयार करना, उनका खाना पीना जो भी करवाना उनके लिए। दो यंग चिल्ड्रन भी होते हैं, और went to school regularly, उनको स्कूल भेजना होता है रेगुलरली, एंड got their meals regularly, और उनकी भोजन भी उनको रेगुलर तैयार करना होता है। It was a hard work, a hard life, और बहुत ही मेहनत का काम होता था और हार्ड लाइफ थी, बट नाउ अब क्या है, सी वॉज अबाउट टू लिव इट, अब वो इन सबको छोड़ के जाने वाली थी, एंड सी डिड नॉट फाइंड इट ए वोली अनडिजायरेबल लाइफ, वो ऐसी बिना इच्छा वाली लाइफ को, ऐसी इस तरह की लाइफ वो नहीं जीना चाहती थी, वो ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहती थी। यहाँ पर इस तरह से वो बैठी बैठी सोच रही है, ये मिस। उसके बाद जो है यहाँ तक हमने पढ़ लिया है इसको, allotted as the set of the student part of the theater है यहाँ तक। उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। He was awfully fond of music, वो वो गाना गाने का बड़ा शौकीन था, फॉन्ड ऑफ था म्यूजिक का, और गाया करता था, sang a little, थोड़ा बहुत गुनगुना कर लिया करता था, and people knew that, अब लोग जान गए थे, they were courting, and they were courting यानी dating to each other and going to each other, यानी कि एक दूसरे को डेट करने लग गए थे। डेट करने का मतलब मिलने जुलने लग गए थे कहीं पे कुछ बता के कि इस तरह से हम मिलेंगे। एंड व्हेन ही शन अबाउट द लेस, अब वो गाना गाया करता था कि वो कई बार गाया करता था, ऐसे गाता था, द लेस एक लड़की, एंड द लव्स ए सैलर, एक लड़की जो एक सैलर से प्यार करती है, शी ऑलवेज फेल्ट प्लीजेंटली कंफ्यूज्ड, वो हमेशा जो है वो ऐसे सुगचा और कंफ्यूजन सा महसूस करती थी, और वो लड़की कौन थी वो उसी के बारे में गाता था, और ऐसा वो जैसे गाता था वो काफी अच्छा लगता, उसको आनंद में लगता था। एंड ही यूज्ड टू कॉल हर पोपेन, और वो उसे प्यार से पोपेन कहता था, पोपेन, एंड आउट ऑफ फन, मजाक में, एंड फर्स्ट ऑफ all it had been an excitement for her to have a fellow, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था कि उसका प्रेमी है कोई, एंड एंड देन एंसी हैड बिगन टू लाइक हिम, और जैसे उसको थोड़ा सा एक्साइटमेंट आने लगा तो वो उसके प्यार में पड़ गई और वो उसे लाइक करने लगी ज़्यादा ही, एंड ही हैड टेल्स ऑफ डिस्टेंट कंट्रीज, और वो उसे कहानियां सुनाया करता था दूर दूर कंट्रियों की, जैसे वो ट्रैवलिंग करता था शिप में तो दूर दूर देशों की कहानियां सुनाया करता था। ही हैड स्टार्टेड एज ए डेक बॉय, और उसने शुरू किया एक डेक बॉय से अपनी जैसे कि माल वगैरह जैसे जहाज पर चढ़ाते हैं वहां पर जो भी लोग काम करते हैं वो डेक बॉय में आ गए, तो डेक बॉय के अकॉर्डिंग उन्होंने काम स्टार्ट किया। एक पाउंड जो है उसको एक मंथ का मिलता था, ऑन ए शिप ऑफ हर एलन लाइन, एलन लाइन नाम की एक शिप थी, आपको दिखा सकता हूं मैं यहाँ पर, ये देखिए एलन लाइन, एलन लाइन्स एंड रेगुलर सेलिंग, और ये कहाँ से कहाँ चलती थी, लिवरपूल टू कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट के यहाँ पर चलती थी। तो ये एक्चुअल में यहाँ पर जो है ये एक टिकट का फोटो कह सकते हैं, कैसा भी है, ये एलन लाइन्स ब्रदर्स एंड, ठीक है, कॉमर्स। सो एक्चुअल में यहाँ पर कोई एक पंपलेट सा है जो मैंने आपको दिखाया, इस तरह से एलन लाइन्स ये शिप थी, वो इस तरह से इसके ऊपर ये काम किया करता था। एंड गोइंग आउट टू कनाडा, ये देखो कनाडा जाया करती थी ये कनाडा, and he told her the names of the ship, और उसने शिप का नाम बताया, and he had been on the names of the different services, और उसने different सर्विस का नाम बताया कि मैंने कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे काम किया है, and he had sailed through the streets of Magellan,
ये एक जल डमरू मध्य के बीच जो है वो इन्होंने यात्रा की थी, सैर किया था। जैसे देख लीजिए यहाँ से चल के अटलांटिक ओशन से चल के जहाँ पर उसका घर है, यहाँ से चल के और यहाँ तक ये पैसिफिक ओशन को ये जोड़ने वाले हैं, इन दोनों को जोड़ने वाले जो रूट है, इस रूट के ऊपर भी उसने सैर किया था, यानी कि अपने इस बोट के अंदर इधर से उधर गया होगा, इसमें या कोई दूसरे में भी जब सर्विस कर रहा था। उसके बाद जो है एंड ही टोल्ड अस स्टोरीज ऑफ द टेरिबल पेंटागोनल्स। अब उसने वहाँ के जो लोग थे, जैसे यहाँ के जो लोग थे उनको क्या कहते हैं, यहाँ पे जो लोकल लोग होते हैं, नेटिव्स होते हैं, उनको बोलते हैं पेंटागोनियंस। ठीक है, पैटागोनियंस, पेंटा नहीं, पैटागोनियंस, तो इनको बोलते हैं। और उनकी जो भयानक जो स्टोरी थी, डरावना सा लगता था, लोग डरते थे वहां से निकलने में, उस रास्ते से निकलने में, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक लगते थे, तो उनकी स्टोरी उन्होंने बताई। एंड ही हैड फॉलन ऑन हिज फीट इन ब्यूनोस एरिस, और वह his feet in Buenos Aires, and he said and had come over to the old country just for a holiday। और वो यहाँ पर वो उसको कोई जो है वो बीमार वगैरह, फॉलन ऑन हिज फीट, उसके पैर में कोई चोट वगैरह आ गई थी, इस वजह से वो ब्यूनोस एरिस के अंदर चोट आ गई थी। फिर वो छुट्टियां बिताने के लिए यहाँ पर इस अपने पुराने कंट्री, पुराने देश आया था, जहाँ पर वो अभी छुट्टियां बिता रहे हैं। वो बता रहा है कि मैं छुट्टियां बिताने के लिए, जैसे कि वो आया था यहाँ पर, जिस तरह से उसको प्यार हुआ तो वो छुट्टियां बिता रहा था, एंजॉय करने के लिए आया था, उसके पैर में चोट आ गई थी। ऑफ कोर्स, हाँ अवश्य, हर फादर हैड फाउंड आउट द अफेयर, और उसके पापा को जो है वो क्या पता चल जाता है, उनके अफेयर के लफड़े के बारे में पता चल जाता है। एंड हैड फॉरबिडन हर टू हैव एनीथिंग टू से टू हिम, और उनको मना कर दिया जाता है कुछ भी कहने से, एक दूसरे से बात करने से उनको मना कर दिया जाता है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। ये देखिए स्ट्रेट ऑफ मैगेलन, और ये अलग, और ये अलग, ये पैसिफिक ओशन है और ये एटलांटिक ओशन है, ये यहाँ से ये चीरती हुई जा रही है, इनका पानी अलग अलग किया जा रहा है। ठीक है, ये तो ऐसे ही एक फोटो है, और ये एक रियल जो है आपको समझ में आए, और ये उस शिप की फोटो है। आई नो दीज सैलर चैप्स, उसके पापा कहते हैं कि ये जो सैलर जो होते हैं उन छोकरों को मैं अच्छे से जानता हूँ। एंड ही सैड, उन्होंने कहा, वन डे ही हैड क्वार्ड विद फ्रैंक, और एक दिन उन्होंने फ्रैंक के साथ लड़ाई भी कर ली, फाइट कर ली, क्वार्ड कर लिया। एंड आफ्टर दैट शी हैड टू मीट हर लवर सेपरेटली, और फिर उनको चुपके से मिलना पड़ता है एक दूसरे के साथ। एंड द इवनिंग डिपेंड्स इन द एवेन्यू, और जो इवनिंग जी होती थी वो डिपेंड करती थी जो स्ट्रीट वगैरह का, इन द एवेन्यू, स्ट्रीट जो गली थी, ठीक है, और जो शाम थी वो डिपेंड करती थी कब कैसे मिलना है, डिपेंड करती थी। एंड द वाइड ऑफ टू लेटर्स इन हर लैप, और जो दो लेटर थे उनकी गोद के अंदर, किसके, एवलिन के गोद के अंदर, लैप ग्रू इंस्टिंक्ट, साफ तरीके से उसके पास क्या है, दो थे जो उसने लिख रखे थे, दो लेटर लिख रखे थे जाने से पहले। अब वो सोच रही है शाम का समय है। एंड वन वॉज टू हरी, एक तो हरी के लिए था, दूसरा दैट अदर वॉज टू हर फादर, फादर के लिए था, दूसरा एर्नेस्ट हैड बीन हर फेवरेट, और अर्नेस्ट था तो वो उसका फेवरेट था, अभी तो एक्सपायर हो गया है, ठीक है, अर्नेस्ट उसका जो भाई है उसका वो फेवरेट था उसका, लेकिन वो एक्सपायर हो गया, बट सी लाइक हरी टू, और वो हरी को भी बहुत ज्यादा लाइक करती थी, इस वजह से उसने उसके लिए भी एक लेटर लिखा, हर फादर वॉज बिकमिंग ऑल लेटली, और धीरे धीरे बाद में जो उसके पापा जो वो बूढ़े होने लगे थे। एंड सी नोटिस, उसने नोटिस किया, सी वुड मिस हर, कि वो उनको मिस करेगी, यानी याद करेगी। समटाइम्स ही कुड बी वेरी नाइस, वो कभी बहुत अच्छी भी हुआ करते थे। नॉट लॉन्ग बिफोर, कोई ज्यादा लंबे समय की बात नहीं है, व्हेन शी हैड बीन लेड अप फॉर ए डे, वो एक दिन के लिए जब बीमार हो गई थी, ही हैड रीड हर आउट ए घोस्ट स्टोरी, तो उन्होंने एक भूतों की स्टोरी जो है उनको पढ़ के सुनाई थी। एंड मैड टोस्ट फॉर हर एट द फायर, और उन्होंने एक टोस्ट सेक के, टोस्ट जो खाने वाली चीज होती है उसको सेक के दिया था, ब्रेड वगैरह सेक के दिया था, ऐसे कह सकते हैं। एंड अनदर डे, और एक दिन और, व्हेन देयर मदर वाज अलाइव, जब उनकी माता जिंदा थी, दे हैड ऑल गॉन फॉर ए पिकनिक, वो सब पिकनिक पे गए थे, टू द हिल ऑफ द हाउस, हिल ऑफ हाउस, ये जो हिल ऑफ हाउस है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सुंदर सा प्लेस है, और यहाँ पर वो घूमने के लिए, पिकनिक के लिए गए थे। एंड सी remembered her father putting on her mother's bonnet to make the children laugh, बच्चों को हंसाने के लिए उसके पापा ने उसकी माता का जो बोनेट होता है, ये वाला जो जैसे जो होता है बालों को ढकने वाला, ये जो बोनेट बोलते हैं इसको, ये जो है उसके पापा ने अपने सर के ऊपर लगा के उनको हंसाया था, और उनको ये भी याद आता है पिकनिक के दौरान यहाँ पर जब पिकनिक करने गए थे।
तो यहाँ तक हमने स्टोरी को पढ़ लिया है। अब देखते हैं आगे। हर टाइम वॉज रनिंग आउट बट सी कंटिन्यू टू सिट बाय द विंडो एंड leaning her head against the window curtain। स्टार्टिंग में आपने देखा कि वो जिस तरह से विंडो के पास बैठी हुई थी, पर्दे के पास सर को इस तरह से पर्दे के लगा के, ठीक वैसे ही वो बैठी थी और टाइम जो है वो निकला जा रहा था और वो कंटिन्यू वैसे ही बैठी थी। एंड इनहेलिंग द ऑर्डर, इनहेलिंग मतलब सांस खींच रही थी और स्मेल ले रही थी। ये स्मेल वाला जो वर्ड आ गया, स्मेल ऑफ डस्टी क्रेटॉन, जो फैब्रिक था डस्टी फैब्रिक था, यानी जिसमें धूल भरी हुई थी और उसी तरह से वो उसको स्मेल की जा रही थी। एंड डाउन फार इन द एवेन्यू शी कुड हियर ए स्ट्रीट ऑर्गन प्लेइंग, और बाहर जो है वो उसने सुना, गली के अंदर एक आवाज सुनी स्ट्रीट ऑर्गन प्लेइंग की। जैसे देखिए ये स्ट्रीट ऑर्गन प्लेइंग बजाने वाला ये व्यक्ति है जो घंटी बजा रहा है, जैसे कोई बाहर आइसक्रीम वाला आ जाता है तो वो घंटी बजाता है, ठीक वैसे वो स्ट्रीट ऑर्गन बजा रहा है। एंड सी न्यू द एयर, यानी कि ये आवाज उसने पहले भी सुनी थी और ये आवाज उसे वो जानती थी ये किस चीज की आवाज है। एंड स्ट्रेंज दैट, ये काफी अजीब था, saying that it should come that very night to remind her of the promise to her mother and her promise to keep the home together as long as she could। यानी कि ये जो सायरन की आवाज थी या ये ऑर्गन की जो आवाज थी वो ये याद दिलाती थी उसकी माता की याद दिला रही थी। जैसे जिस दिन उसकी माता जी जो है वो एक्सपायर हुई थी, तो नाइट को जो है उस रात की बात है जिस रात इसी टाइप का ये सायरन जो है वो बजा रहे आवाज आ रही थी। ये वही जगह है जहाँ पर ये खेला करते थे, ये वैसा ही सीन है और इसी तरह से ये घंटी बजा रहा था। और उस दौरान जो है वो अपनी मम्मी के पास बैठी थी और इसकी मम्मी ने इसने कुछ वादा किया था और ये देखिए वादा करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये बोल रहे हैं कि वो स्ट्रेंज है कि ये उसी नाइट की तरह है और उस रात की याद दिलाती है जिस टाइम मेरी माता जी जो है वो एक्सपायर हुई थी, उस रात की याद दिलाती है। और वो प्रॉमिसेस मुझे आज भी याद है, प्रॉमिस टू हर मदर, मैंने अपनी माता को प्रॉमिस किया था कि मैं इस घर को जो है वो यूं ही जोड़े रखूंगी, हम साथ रहेंगे, ठीक है, कीप द होम टुगेदर। ये सारी चीजें हो गई यहाँ तक। एंड सी रिमेंबर द लास्ट नाइट ऑफ हर मदर्स इलनेस, और उसको याद है कि वो लास्ट नाइट थी अपने माता की बीमारी की। एंड सी वॉज अगेन इन द क्लोज डार्क रूम एट द अदर साइड ऑफ द हॉल, ठीक है, और वो क्या था, सी वॉज अगेन इन द क्लोज डार्क रूम, और वो फिर से क्या थी एक बार, ठीक है, एक अंधेरे रूम के अंदर थी, ठीक है। एंड एट द अदर साइड ऑफ द हॉल, हॉल के जो साइड में था, एंड आउटसाइड द हियर्ड ए मेलंकली एयर ऑफ इटली, यानी कि इटली के इंसान होते हैं और वो जो है वो मांगने के लिए कुछ बजाते हैं, ठीक है, और जो ऑर्गन को प्ले करते हैं। तो इस जो उदास भरी आवाज जो है वो सुन रही थी, एक मेलंकली का मतलब हो गया उदास भरी साउंड को जो ये सुन रही थी, एक उदासी आ गई उस ऑर्गन को सुन के क्योंकि उसकी माता जी उस दिन एक्सपायर हुई थी। द ऑर्गन प्लेयर, जो ऑर्गन प्लेयर था, हैड बीन ऑर्डर्ड टू गो अवे एंड गिव 6 पेंस, उसके पापा ने उसको जो है वो, ठीक है, उसको भगा दिया, ऑर्डर दिया कि जाओ यहाँ से, एंड गिव 6 पेंस, और कोई छुट्टे 6 सिक्के दिए और जाओ यहाँ से, भाग जाओ, उसके पापा ने ऐसे कहा। शी रिमेम्बर्ड हर फादर स्ट्रटिंग, और उसको याद आया कि उसको याद है कि उसके पापा ने उसको स्टार्टिंग बैक वापस ऐसे भगाते हुए इनटू द सिक रूम सेइंग, और भगाते हुए कहा, डैम्ड इटालियंस कमिंग ओवर हियर, यहाँ आ जाते हो बदमाश कहेंगे, बैबूट इटालियन वगैरह, इस तरह से किसी को डांट कर फटकार कर भगाते हैं, तो इस तरह से उन्होंने उसको भगाया, किसको, इटालियन को, इस तरह से घर से बाहर भगा दिया। अरे घर की तरफ देख रहा है कि भगा रहा है, तब ये भागा जा रहा है, ठीक है, और ये गली का वो सीन था। तब ये अपनी माता के पास बैठी थी। अब आगे, एज शी म्यूज्ड, उसने बहुत ज्यादा गंभीरता से सोचा, एंड द पिटीफुल विजन्स ऑफ हर मदर्स लाइफ एंड लेट इट्स स्पेल ऑन द वेरी क्यूक ऑफ हर बीइंग, दैट लाइफ ऑफ कॉमनप्लेस सैक्रिफाइसेस क्लोजिंग इन फाइनल क्रैशेस। तो उसकी माता का वो दयनीय दृष्टि थी, जो चेहरा था, वो जो रोल था, उसकी माता जब एक्सपायर हुई थी वो उसको याद आया, और उसके माता के जो वर्ड्स थे या जो भी उसने कहा वो सारी चीज उसने देखी, और एकदम से वो जो सैक्रिफाइसेस उसकी माता ने किया, और लास्ट उन्होंने क्या किया, लास्ट वो पागल हो गई थी, वो सैक्रिफाइसेस करती रही पूरी जिंदगी के अंदर जो है,
एक त्याग करती रही कि कोई बात नहीं है, जैसा हुआ वैसे सब कुछ झेलती गई पूरी लाइफ, और लास्ट फाइनल वो पागल होगी, और पागल होके अपनी लाइफ को क्लोज कर लिया, बंद कर लिया। एंड सी ट्रम्बल्ड, वो कांप उठी, एज सी हियर्ड अगेन हर मदर वॉइस सेइंग कंस्टेंटली विद फुलिश इंसिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, वो कांप गई जैसे कि उसने फिर से वही अपनी माता की आवाज को जैसे याद किया, उसको याद आया कि अपनी माता की जो निरंतर जो बार बार मम्मी बोल रही थी, जैसे मरने से पहले जो बार बार बोल रही थी, वो चीज याद आ रही थी विद फुलिश इंसिस्टेंस। ठीक है, एक मूर्खता से जोर डाल रही थी, उसकी माता जो है वो उस बात पे जोर डाल रही थी, वो बातें माता को याद आ रही थी। ठीक है, डेरवन शारोन। इस डेरवन शारोन का मतलब होता है कि पहले सुख, पहले प्लीज मिलता है, प्लीजेंटली हम खुश होते हैं, बाद में लास्ट में हमें क्या मिलता है, पैन मिलता है। ठीक है, लास्ट में दर्द ही होना है। यानी कि उसकी माता की ये जो बातें हैं उसको एकदम से याद आई। ठीक है, कि ये वो वर्ड थे, और ये कोई उनकी ही भाषा में कोई वर्ड है, और इसका मतलब है कि पहले प्लीज मिलता है, यानी प्लीजेंट हो जाते हैं हम, बहुत ज्यादा सुख मिलता है, और उसके बाद लास्ट मिलना तो क्या है, दर्द। ऐसा उसकी माता जो है वो मरने से पहले बोल रही थी, इसको जो है वो इसके साथ ये बातें चल रही हैं, और ये कह रही है कि मैं घर को बना के रखूंगी, लेकिन एट लास्ट जो होता है उसकी माता के अकॉर्डिंग दर्द मिलता है। अब देखते हैं आगे। सी स्टूड अप, वो क्या हुई, वो खड़ी हुई इन सडन इम्पल्स ऑफ टेरर। मतलब एक टेरर यानी आतंक, एक आतंक भी कह सकते हैं, यहाँ पर जो है वो एक प्रेरणा के साथ वो खड़ी हुई, यानी कि एकदम से अचानक से एक आंतक के टाइप से, मतलब एकदम से टूट पड़ना, प्रेरणा के साथ एकदम से खड़ी हुई कि माता जी की ये बात सुन के कि लास्ट में तो पैन मिलता है, दर्द होता है। ठीक है, पहले प्लेजर लगता है, फिर बाद में पैन मिलता है, तो वो एकदम से खड़ी हुई, इसका बचने, एंड स्केप सी मस्ट स्केप, मुझे बचना चाहिए, मुझे बचना बहुत ज़्यादा जरूरी है, मुझे यहाँ से बचकर निकल जाना चाहिए, ऐसी उसकी थिंकिंग की, किसकी, एवलिन। उसके बाद देखिए फ्रैंक वुड सर्व हर, फ्रैंक मुझे बचाएगा, एंड ही वुड गिव हर लाइफ, वो उसे जीवन देगा, परहैप्स लव, प्यार करेगा, एंड बट शी वांटेड टू लिव, क्योंकि वो जीना चाहती थी। व्हाई शुड सी बी अनहैप्पी, वो हैप्पी अनहैप्पी क्यों होना चाहिए उसे तो खुश होना चाहिए, क्योंकि वो तो अपनी लाइफ दूसरे के यहाँ पर बितानी चाहिए उसे, अगर यहाँ रहेगी तो अनहैप्पी रहेगी। सी हैड ए राइट टू हैप्पीनेस, कि उसको भी खुश रहने का अधिकार है। एंड फ्रैंक वुड टेक हर इन हिज आर्म, फ्रैंक जो है वो उसे बाहों में लेगा, एंड फोल्ड हर इन हिज आर्म्स, वो अपनी बाहों में भर लेगा, कस के पकड़ेगा, ऐसे बोल रहे हैं। एंड ही वुड सेव हर, वो उसे बचाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, शी स्टूड अमंग द स्वेइंग क्राउड इन द स्टेशंस एट द नॉर्थ वॉल के साइड से स्टेशन के ऊपर पहुंच जाती है वो, और वो वहां पर एक भीड़, यानी कि बहती हुई भीड़ की तरफ, भीड़ के अंदर होती है बहती हुई भीड़, यानी कि बहुत सारे लोग एक साथ जा रहे होते हैं, और उसी बीच वो उस स्टेशन पे पहुंच जाती है। एंड ही हैड हर हैंड, एंड उसने उसके हाथों को पकड़ा, एंड सी न्यू दैट, और वह जानती थी कि ही वाज स्पीकिंग टू हर, कि वो उसको बोल रहा था, एंड सेइंग समथिंग, वो उसे कुछ कह रहा था, अबाउट द पैसेज के बारे में, ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार वो उसे पैसेज के बारे में बोल रहे थे। पैसेज यानी ये गलियारे के लिए बोल रहा था, वो वहां पे पहुंचने के लिए। अब आगे देखिए, द स्टेशन was full of soldier, स्टेशन पूरा सोल्जर सिपाहियों से भरा हुआ था, विद ब्राउन बैगेजेस, यानी कि भूरे कलर के बैग ले रखे थे सभी सिपाहियों ने। एंड थ्रू द वाइड डोर ऑफ द सेल्स, एंड सी caught a glimpse of the black mass of the bot, और वहां पर उसने देखा ब्लैक मास ऑफ द बॉट, यानी कि काले कलर के झुंड में देखा, छोटे छोटे बोट को देखा, एक झलक देखी कि वहां पर एक सैड टाइप से जो है बहुत सारी बोट ही बोट आ गई। आगे की पिक्चर में मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर पिक्चर मैंने मेंशन नहीं की, ये बोट का जो है वो की एरिया है, ये की एरिया है बोट का, और इसके इस साइड में बहुत सारी बोट ही बोट है। पहले वो यहाँ पे बैठी थी, और उसके बाद वो अचानक से वहां खड़ी होके और इधर आ जाती है, और की एरिया के पास बहुत सारी छोटे छोटे बोट लगी हुई होती है, मैं आपको दिखाऊंगा। एंड लाइन इन दी बिसाइड द की बॉल, ठीक है, बगल के अंदर लगी हुई होती है। एंड उसके बाद की बॉल, ये की बॉल है, इसके इस साइड यहाँ पर बहुत सारी बोट ही बोट है,
बोट ही बोट लगी होती है, उसकी पिक्चर मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लाइंग इन द बिसाइड्स की वॉल्स एंड विद इल्यूमिनेटेड स्पॉट हॉल। इल्यूमिनेटेड पॉट हॉल, पॉट हॉल भी मैं आपको दिखाऊंगा जो जहाज के अंदर एक सुराग से होते हैं, इस तरह से बाहर देखने के काम आते हैं, जो विंडो टाइप के होते हैं, वो भी मैं आपको अभी जस्ट शो करूँगा। एंड इल्यूमिनेटेड यानी कि वो काफ़ी जगमगा रहे होते हैं, उसमें लाइटिंग वगैरह लगी होती है और काफ़ी चमकीले टाइप के होते हैं, पोर्ट हॉल्स होते हैं। एंड सी आंसर नथिंग, उसने कुछ भी आंसर नहीं दिया। उधर से वो क्या है, फ्रैंक उसे पुकार रहा था लेकिन उसने कुछ भी आंसर नहीं दिया। सी फेल्ट हर चिक पैल, और उसने महसूस किया कि उसके उसकी जो चिक है, गाल जो है वो पीली सी पड़ गई है, एंड स्कॉल्ड और ठंडी हो गई, एंड आउट ऑफ मैच ऑफ डिस्ट्रेस, यानी कि वो तनाव के उलझन के अंदर है, यानी कि तनाव बहुत ज्यादा है, डिस्ट्रेस काफी ज्यादा है, वो उलझन में है, एकदम से कंफ्यूज हो गया कि व्हाट टू डू इन दिस सिचुएशन। शी प्रेड टू गॉड, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, डायरेक्ट हर, यानी कि उसे कोई दिशा दिखाए भगवान, एंड टू शो हर व्हाट वाज हर ड्यूटी, और उसे बताया कि उसकी ड्यूटी क्या है, व्हाट्स हर ड्यूटी, ऐसा बताया। एंड द बोट ब्लू ए लॉन्ग मॉर्नफुल विशल, द बोट यानी कि जो नाव थी उसने एकदम से एक सीटी मारी, बहुत लंबी सी सीटी, मॉर्नफुल विशल, एक ऐसा लग रहा कि दुख की सीटी थी। एंड इनटू द मिस्ट, उस धुंध के अंदर, मतलब वहां पर एकदम से कोहरा सा छा गया था, वो उस उलझन में थी, और वहां पर एक मोurnful विशल बजती है, यानी कि दुखदायी विशल सीटी बजती है। इफ सी वेंट टुमारो, अगर वह कल गई होती, सी वुड बी ऑन द सी विद फ्रैंक, तो वह क्या होती कि कल जो है वो फ्रैंक के साथ समुद्र के अंदर होती। एंड स्टीमिंग टुवर्ड्स ब्यूनो एरिस, और वो ब्यूनो एरिस की तरफ जा रही होती बोट जो है कल की डेट के अंदर। एंड देयर पैसेज हैड बीन बुक्ड, और उसकी जो टिक थी, यहाँ पर पैसेज का मतलब पहले भी आया है, ठीक है, समथिंग अबाउट द पैसेज ओवर एंड ओवर अगेन, यानी कि जो पैसेज उसके जो टिकट वगैरह थी वो पहले से बुक हो चुकी थी, और उनका जो जो सीट था उसमें पैसेज जो बोलते हैं, कि वो दियर पैसेज हैड बीन बुक्ड ऑलरेडी, पहले से बुक था, जो पैसेज था उसका गलियारा था वो पहले से बुक है कि आपको यहाँ पर बैठना है। एंड कुड सी स्टिल ड्रा बैक आफ्टर ऑल ही हैड डन फॉर हर, कि इतना कुछ हो जाने के बाद क्या अब भी वो अपने कदम वापस ले सकती है। कुड सी स्टिल ड्रा बैक आफ्टर ऑल हैड डन फॉर हर, यानी कि इतना कुछ उसने किया उसके लिए, किसने, फ्रैंक ने इतना कुछ किया, क्या अब भी वो अपने कदम वापस ले सकती है, वहां से जाए या नहीं जाए, क्योंकि बोर्ड तो सिटी लगा रही है, इसे जाना चाहिए। एंड हर डिस्ट्रेस, और उसका जो तनाव है, अब वो उसे उसने जगाया, ए नौसिया, उसको वोमिटिंग सी होने लगी, इसको घबराहट होने लगी, चक्कर आने लगे, किसको, इसको, एवलिन को। इन हर बॉडी, बॉडी के अंदर नौजिया होने लगे, घबराहट सी होने लगी। एंड सी केप्ट मूविंग हर लिप्स, और वो अपने होठों को यूं हिलाने लगी। एंड इन साइलेंट फर्मेंट प्लेयर, एक उत्सुक प्लेयर की तरह एकदम से वो कंफ्यूज हो गई कि व्हाट टू डू इन दिस सिचुएशन, और उसके होठ यूं कहें कि कांपने से लगे। अब a bell clanked upon her heart, एक घंटी बजी, एक जैसे बैल जो वो रिंग हुई अपॉन हर हार्ट, उसके दिल के अंदर जैसे कोई घंटी बजी हो, जैसे फ्रैंक उसको बुला रहा था, ये जो माहौल बना हुआ था, ठीक है। और ये है वो पोर्ट हॉल जो मैंने आपको कहा था, नेक्स्ट पेज के अंदर दिखाता हूँ, ये है वो पोर्ट हॉल्स जिसके अंदर से हम बाहर का नज़ारा देखते हैं। ये वो ओल्ड जो है वो एलन लाइन्स है, जो इस जो बोर्ड का नाम था जिसमें वो जा रहे थे, ये वो ओल्ड टाइप की जो है वो ये है, अभी ये ऐसी है, अभी ये ऐसे दिखने में है। और ये इसके जो पास है वो की है, क्या है, की पॉइंट है, उसके साथ में जो है बहुत सारी इसके पीछे जो है आपको छोटी छोटी जो है वो बोर्ड दिख रही है, वो छोटी बोर्ड होती है। मास ऑफ ब्लैक वगैरह दिखा रखा था ना वो चीज, ये जो पॉइंट आया था पीछे, ठीक है, द ब्लैक मास ऑफ द बोट, ये वाला जो बोल रहा था इसकी के इस साइड जो मैंने आपको बोला था ये वाली चीज। और एट लास्ट इतना सा लेसन है, लास्ट तक देखिएगा। एंड शी फेल्ट हिम सीज हर हैंड, उसे ऐसा लगा कि उसका जो हाथ है वो होल्ड कर लिया है, ठीक है, जैसे पकड़ लिया है, और वो फ्रैंक बोल रहा है आओ। एंड ऑल द सीज ऑफ द वर्ल्ड्स trembled about her heart, और उसको ऐसा लगा एवलिन को जैसे कि सारे के सारे संसार का जो और सारे समुंदर है, संसार के जितने भी समुंदर है वो उसके हार्ट के ऊपर आ गए हो, वो बीच में आ गई हो, और ये सारे समुंदर के बीच में वो डूब सी गई हो। एंड ही वॉज ड्रॉइंग हर इनटू देम,
और वो जो फ्रैंक है वो उसके अंदर उसको डुबो रहा है, एंड ही वुड ड्रॉन हर, ठीक है, और उसने उसे डुबो दिया, वो ऐसा लग रहा था उसे। एंड सी ग्रिप्ड विद बोथ हैंड्स एट द आयरन रेलिंग, और जो रेलिंग होती है जैसे कि वो इधर जाने के लिए, और इससे पहले यहाँ पर आगे यहाँ पर रेलिंग लगी हुई होती है, ये वाली रेलिंग कह सकते हैं अपन, और जिस साइड से वो चढ़ती है वो रेलिंग होती है, उनको जोर से पकड़ लेती है ताकि मैं आगे न जाऊँ, उसको जोर से पकड़ लेती है कि मुझे कोई आगे ना लेके जाए। एंड जो फ्रैंक बोलता है कम, फिर वो एकदम से उसके मुंह से निकलता है नो नो नो, मैं नहीं आ सकती, इट वॉज इम्पॉसिबल, मेरे लिए बहुत मुश्किल है, ऐसा एवलिन बोल रही है, और वो कहता है कि आ जाओ। एंड हर हैंड्स क्लास्प्ड द आयरन इन फ्रेंजी, और उसके हाथों ने क्लैच कर रखा है, पकड़ रखा है किसको, उस आयरन को, उस रेलिंग को, पागलपन क्या था, मतलब पागलों की तरह पकड़ रखा है। एमिड द सीज, और समुद्रों के बीच में, एंड सी सेंट ए क्राई ऑफ एंग्यूस, और वो पीड़ा के साथ चिल्ला रही थी, अपने चिल्ला रही थी, वो ऐसे दर्द से जैसे चीख रही हो, और वो उसे जो बोला जा रहा था, वो क्या बोल रहा था, एवलीन एबी, एबी प्यार से बोल रहा होगा जैसे पॉपेन बोल रहा था अपनी गर्लफ्रेंड को पहले, अभी बोल रहा है एवलीन एबी प्लीज कम 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 कम। ही रस्ट बियॉन्ड द बैरियर, और उसने एकदम से रस्ट का उतावलापन दिखाया, बियॉन्ड एकदम से जंप किया, परी बैरियर के उस पार कूदा वो, एंड कॉल्ड टू हर टू फॉलो, और उसे, और साथ में वो अपनी बोट के अंदर गया, कौन, ये जो फ्रैंक है वो गया, और वो उसे पुकारता हुआ गया। He was shouted at to go on, but he still called to her. वो चिल्लाता हुआ, ठीक है, he was shouted, उसे, ठीक है, उसे चिल्लाया, वो उसके ऊपर चिल्लाया एक्चुअल में, और वो चलता रहा। गो ऑन का मतलब हो गया कैरी ऑन, कीप ऑन, कैरी ऑन, वो बनता रहा, वो तो अपनी जगह पे जाएगा ही, वो थोड़ी रुकेगा उसके लिए, वो तो जाएगा, लेकिन वो चिल्लाता रहा। He still called to her, वो उसे बुलाता भी रहा कि तुम आ जाओ आ जाओ। And she set her white face, और उसने अपना जो चेहरा है, किसने, एवलिन, she set her white face to him, उसने उसे क्लियर व्हाइट फेस दिखा दिया कि वो एकदम से कोई मोमेंट, या अपने व्हाइट फेस का मतलब हो गया कि इस तरह से चेहरा बना रखी थी, कोई कोई हिल डुलना कुछ भी नहीं, ना ही कोई यस बोल रही है, ना ही नो बोल रही है, कुछ भी नहीं बोल रही है, एकदम से चुपचाप वो है, वो रेलिंग को पकड़े हुए खड़ी है, एकदम से आइस बन गई है, फ्रीज हो गई है, वो कुछ भी नहीं कर रही है, एंड पैसिव हो गई, एकदम से शांत होती है, लाइक ए हेल्पलेस एनिमल, एकदम से निसहारा एनिमल जो होता है जानवर की तरह है, कि जैसे कोई नहीं है इसका, इस तरह से। हर आइज गैव हिम टू नो साइन, उसके आंखों ने उसे कोई साइन नहीं दिया, कोई इशारा नहीं किया, ऑफ लव, प्यार जैसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, एंड फेयरवेल, कोई विदाई भी नहीं थी कि बाय तुम जाओ मैं नहीं आ सकती, ऐसा भी कुछ नहीं था, और रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, रिकॉग्निशन, इसका मतलब हो गया कि कोई पहचान नहीं, ऐसा लग रहा था कि वो उसे जानती ही नहीं है, इस तरह का उसने रिएक्ट किया लास्ट मोमेंट के ऊपर। और यहाँ पर ये लेसन जो खत्म होता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एवलिन जो है वो कहीं पे नहीं गई, एट लास्ट जो वो जाना तो चाह रही, जाने के लिए आई, लेकिन अपने घर के से सदस्यों से, अपनी मम्मी से, अम्मी से किए वादों से वो एकदम से बंधी हुई थी, और वो उनको निभाना चाह रही होगी, इसी वजह से वो वहाँ से भाग नहीं पाए, और ना ही उनके साथ जा पाए, यानी कि बिना बताए, और एट लास्ट जो है उसको हर किसी पे, जैसे कि आपने लेसन के अंदर देखा कि एक व्यक्ति कितना डीप थिंकिंग में जा सकता है। सो आई होप कि आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने लाइन बाय लाइन आपको इसके बारे में बताया, और फिर भी कहीं पे कोई ऐसा लगा हो कि इस पॉइंट का मीनिंग जो छूट गया हो, ऐसा कुछ हुआ हो, फिर भी आपको लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ में आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइए, और शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।